बता दर्पण दिखता है कि आप पुलिस स्टेशन क्यों गए थे, उसको अच्छी चीज़ नहीं माना जाता है। अब ऐसे समय में जब किसी महिला को पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया जाता है, तो उसके कुछ गाइडलाइंस है। तो 2005 तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐसे कोई गाइडलाइंस थे कि वुमेन के लिए स्पेशली। ऑफ कोर्स बहुत सारे जजमेंट्स है, जोगिंदर सिंह का है और उसके बाद उन्होंने एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था जिसमें भी बोला था कि अगर वुमेन को अरेस्ट किया जाता है तो उसके कुछ गाइडलाइंस आपको फॉलो करने पड़े। डीके बासु का भी जजमेंट है जो बहुत फेमस है। उसमें 11 गाइडलाइंस जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ओवरऑल सबके अरेस्ट के लिए है। लेकिन अगर एक आज का जो सब्जेक्ट है वुमेन को अरेस्ट करते हैं तो उसको कब अरेस्ट किया जा सकता है क्योंकि उस पर घर की जिम्मेदारी होती है, उसका बच्चा होता है। क्या सच में उसका अरेस्ट मैंडेटरी है? हम सभी को मालूम है कि अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जो अरेस्ट की गाइडलाइंस है वो लिखी गई है। लेकिन वुमेन के लिए स्पेशली कोई जजमेंट नहीं, मैं कहूँगी प्रोविज़न है सेक्शन 46 और सबसेक्शन 4 सीआरपीसी। तो इसको हम जान लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या? सेक्शन 46 4 सीआरपीसी कहता है कि सेव इन एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस नो वुमन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज and where such exceptional circumstances exist, the woman police officer shall by making an application to the nearest magistrate, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उसके सामने उसको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, उसको रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो अरेस्ट करना चाहती है। तो सिंपल भाषा भाषा में कहेंगे कि 46 सेक्शन है जो उसका सब सेक्शन 4 है, वो कहता है कि कोई भी वुमेन को जब भी आप अरेस्ट करते हो पुलिस ऑफिसर, एक तो वो सर्कल ऑफिसर रैंक का होना चाहिए, वो लेडी ऑफिसर होनी चाहिए, 1। नंबर 2, अगर वो शहर में है तो पुलिस ऑफिसर के ऊपर का रैंक होना चाहिए। ऐसा मतलब जितना सिक्योरिटी, जितना हायर द सिक्योरिटी हो, उसका जो रैंकिंग हाई होगी पुलिस ऑफिसर की, उतना कहा जाता है कि वुमेन के लिए सिक्योरिटी होगी। तो ऐसे नहीं कि कोई लेडी पुलिस कांस्टेबल आकर उनको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होती है कि उसकी अरेस्ट मैंडेटरी होती है, लेकिन उसका रीजन, उनका एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। तो सेक्शन 46 4 सीआरपीसी कहता है कि स्पेसिफिकली इस सेक्शन में कहा कि सनसेट के बाद मतलब 6:30 या शाम को 7 बजे जब भी अंधेरा होता है और सुबह सनराइज होती है 6 बजे के बाद, उसके पहले आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सनसेट और सनराइज के बीच का जो पीरियड है, उसमें किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अंटिल दे कैन गिव एन एक्सप्लेनेशन कि क्या रीजन है। और कोई भी वुमेन जब उसको अरेस्ट करने कोई भी पुलिस ऑफिसर आता है तो वो कह सकती है और ये उसका अधिकार है कि मुझे लेडी पुलिस ऑफिसर को बुलाइए, लेडी पुलिस कांस्टेबल को बुलाइए। वो पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती है इस पीरियड में। अगर उसको रात को पुलिस स्टेशन बुलाया तो मना कर सकती है। आपने देखा कंगना रनौत का भी केस हुआ था, जब उसको विटनेस करके बुलाया गया तो विटनेस करके आप उनको पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाते, आपको रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती है। और कई बार अगर वुमेन कंफर्टेबल नहीं है तो वो जरूरी नहीं कि वो पुलिस स्टेशन जाए, पुलिस ऑफिसर उसका जाके उसके घर पर रिकॉर्ड करे। बट ये बात हो गई जब विटनेसेस होता है, कंप्लेनेंट होती है। लेकिन जब आरोपी औरत होती है तो ऐसे समय में क्या होता है, ऐसे समय में उसको सनसेट के बाद और सुबह सनराइज तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। उसके पीछे रीज़न है कि कोई भी लेडी को पुलिस स्टेशन में रात को नहीं रखना है। ये एक नॉर्मल कारण है कि पुलिस स्टेशन में रात को रखना है क्योंकि उसकी सिक्योरिटी भी, कोई भी जो एक्यूज़ होता है, आदमी औरत है, उसके भी अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो आर्टिकल 21 जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, सबकी लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्रोटेक्शन हमको सीआरपीसी में वुमेन आरोपी को भी मिला गया है। तो सेक्शन 46 4 सीआरपीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी भी आपके पास ऐसे लॉयर कोई भी केस आता है तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि सनसेट के बाद किसी भी लेडी को सुबह सनराइज तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसमें हम लोग एक अच्छा बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट लिखेंगे। इसमें जयवंत बालकृष्ण साइल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये अंधेरी का केस है। अंधेरी में एक अंधेरी जिमखाना था। वहाँ पर कुछ एजेड जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली जिमखाना था। तो वहाँ पर
Hello. Is the audio clear now? Hello, am I audible? Am I audible now? कोई चैट में लिख सकता है, नेट आज थोड़ा ठीक नहीं था। यस, थैंक यू। तो एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, जस्टिस कानडे का, जयवन बालकृष्ण साइल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कुछ सीनियर सिटीजन थे जो उस समय कुछ रमी खेल रहे थे, कुछ ब्रिज जैसा खेल रहे थे। जिमखाना तो ऑब्वियसली वो लोग वहां पर खेल रहे थे। तो ऐसे समय में पुलिस को कहीं से इंफॉर्मेशन हुई और उन्होंने वहां पर रेड डाली, तो इन सबको अरेस्ट किया गया। तो इसमें बहुत सारे सीनियर सिटीजन थे। तो सीनियर सिटीजन कुछ 65-70 के एज के थे। तो उस समय उन पर बहुत सारे लोगों पर कुछ गैमली के चार्जेस लगा दिए गए। इनको रात भर अरेस्ट कर रखा गया। बाद में उनको कोर्ट में पेश किया गया, फिर उनकी बेल हुई। तो इस समय कुछ सीनियर सिटीजन को उनकी कंप्लेंट थी कि ना उनको बाथरूम जाने दिया, नेचर्स कॉल अटेंड नहीं करने दिया, उनको डायबिटीज की जो दवाइयां नहीं लेने दी, उनको उनकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करने दिया। तो क्या सीनियर सिटीजन को ऐसे अरेस्ट कर सकते? उसमें कुछ वुमेन भी थी। तो अभी इन लोगों ने हाईकोर्ट में रिट पिटिशन करी, और इस रिट पिटिशन में 46(4) सीआरपीसी को बहुत स्पेसिफिकली वापस से पढ़ा गया, रीट्रीट किया गया। मैं ये जजमेंट फिर से रिपीट करती हूँ, जयवन बालकृष्ण साइल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें जो दो वुमेन थी उनको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर इनको शाम के समय 6:30 के बाद अरेस्ट किया गया है तो ऑब्वियसली सेक्शन का वायोलेशन हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत इनका जो फ्रीडम है या इनको जो लाइफ एंड लिबर्टी जो जीने का अधिकार है, अगर वो 75-65 एज के लोग थे और वो अपनी शाम बिता रहे थे किसी अंधेरी जिम खाना में जो रिक्रिएशनल क्लब जैसा है, तो अगर वो वहां पर थे तो क्यों ऐसा किया गया? और ये मैटर उठा बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो उसमें जो दो वुमेन थी, जब उनको अरेस्ट किया गया तो इन्होंने वहां पर रिट पिटिशन करी हाई कोर्ट में। तो इनको 25-25 हजार की कंपेंसेशन भी कोर्ट ने दी। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी वुमेन को अरेस्ट करते हैं तो ये सेक्शन लागू होगा, और इस सेक्शन के तहत ही पुलिस ऑफिसर को काम करना पड़ेगा। और अनलेस एंड अनटिल अरेस्ट मैंडेटरी है तो रात को पुलिस ऑफिसर मतलब अरेस्ट कर ही नहीं सकता, और करता है तो लेडी पुलिस ऑफिसर का होना बहुत ही जरूरी है। और उसको जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, लोकल जो मजिस्ट्रेट है, उसका रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगा। अगर परमिशन नहीं भी ली है, कुछ एक्सेप्शनल रीजंस हो गए, मर्डर जैसा केस है कुछ, या बहुत ही भयंकर केस है, तो ऐसे समय में उसका एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है। तो ये जो केस है बहुत ही उस समय, अगर आप ये केस पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे इसमें बहुत लंबा जजमेंट है, लेकिन इसमें बहुत सारा जजमेंट्स भी डिस्कस किया है। और एक्चुअली मतलब 46(4) सीआरपीसी क्या है ये आपको पता चलेगा। नाउ वी विल गो टू अनदर केस, मिसेस भारती कंडर वर्सेस मारुति गोविंद जादव। ये भारती मैडम ये अपने सिस्टर के साथ कहीं पर मतलब ओपन रोड पर वो डॉक्टर के पास जा रही थी। तो एक पुलिस ऑफिसर बाइक पर आया, उसने इनको बोला नहीं नहीं आपको पुलिस स्टेशन चलना है, और वो वहां से उनको पुलिस स्टेशन ले गया। शाम के 5:30 बजे थे, और उनकी जो उन्होंने उनको वहां पर भी नहीं बताया गया कि क्यों उनको बिठा के रखा है। उनको बताया गया जब आपको सुबह कोर्ट में लेके जाएंगे तब पता चलेगा। तो कुछ 9 बजे उनकी इफेक्टिव अरेस्ट हुई, ऑन रिकॉर्ड पंचनामा करके हुआ। तो ऐसे समय में इनको जब वो कोर्ट में सुबह गई तो उनको तब पता चला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके लिए कोई ये निकला है, वारंट निकला है, इसके लिए उनको अरेस्ट किया गया। और बाद में जब वो बेल पर छूट गई, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गई, उन्होंने अपना वहां से वारंट भी कैंसिल कराया। लेकिन जब ये मैटर वापस बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा तो पता चला ये जो लेडी है इन पर कम से कम 150 से 200 नॉन बेलेबल बेलेबल वारंट्स थे, इनका बहुत जगह केसेस थे।
फिर भी कोर्ट ने कहा कि उन पर बहुत सारे केसेस भी हो और वो एग्जीक्यूशन नहीं होने देती वारंट का, वो उस जगह पर मिलती ही नहीं थी जहाँ उनका एड्रेस दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस ऑफिसर उनको अपनी मनमानी करके रात को अरेस्ट करे। तो इसमें जो पुलिस ऑफिसर, उनकी इंक्वायरी भी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हुई, तो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल किया था। तो ये केस एक जिंदा उदाहरण है, वो कहता है कि कई बार आरोपी का कितना भी गलती हो, उसके कितना भी मतलब कहते हैं ना वो गुनाह संगीन हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पुलिस ऑफिसर लॉ का वायलेशन कर सकता है। उनको विद इन 46(4) सीआरपीसी को बोलते हैं ना, उस कॉर्नर में रख के, उस बॉक्स में रख के उनको अपना काम करना है। पुलिस ऑफिसर को इस तरह से अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है, स्पेशली फॉर वुमेन, कि सनसेट के बाद और सनराइज के पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसमें एक केस और मैं उदाहरण देना चाहूंगी, 498 मैटर्स में आपने देखा होगा, कई बार वुमेन को अरेस्ट होती है। तो 2012 का जो एक पूरी जनगणना या स्टैटिस्टिक्स बताता है कि 2 लाख लोगों को अरेस्ट हुई 498 में, 2012 की बात बता रही हूँ। उसमें 50,000 करीब वुमेन को अरेस्ट हुई थी। तो राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2017 का केस है। उसमें भी एक कहीं ना कहीं गाइडलाइंस बताया गया है कि वुमेन को आप जब भी अरेस्ट करते हैं तो 46(4) सीआरपीसी को ध्यान में रख के अरेस्ट कीजिए। ऐसे नहीं कि आप मतलब सनसेट के बाद भी अरेस्ट करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि कंप्लेंट होती है तो फैमिली वाले आते हैं और बोलते हैं कि हमारी वुमेन को तो पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। तो उस समय अगर आपको 46(4) सीआरपीसी की नॉलेज होगी तो आप बहुत अच्छे से इसके बारे में बात कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर को बता सकते हैं। हो सकता है पुलिस ऑफिसर को इसकी जानकारी नहीं हो, बट इफ you have a knowledge, it will be very helpful to you as well as client, and you will have a confidence to argue out. In fact, if this provision is not followed while arresting a woman, you can still point it out to the magistrate जब आप बेल के लिए अप्लाई करोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब इस चीज को ध्यान में रखें कि सनसेट के बाद और सुबह सनराइज तक वुमेन को अरेस्ट नहीं हो गए। इसमें मैं डीके बसु की गाइडलाइंस भी डिस्कस करना चाहती हूँ। Let me see if I can share the guidelines here. इसमें 11 गाइडलाइंस है। इसको आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पहली गाइडलाइंस कहती है पुलिस पर्सनल अरेस्टिंग एंड इंट्रोगेटिंग अ सस्पेक्ट शुड वेयर एक्यूरेट विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन और नेम टैग। इसका रीजन ये है कि जब भी पुलिस ऑफिसर सामने आता है तो लोग डर जाते हैं। लेकिन अगर अगर आपने उसका जो कोई भी पुलिस ऑफिसर आता है वो कहता है मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तो आप उसका टैग मांग सकते हैं, उसका बेल्ट मांग सकते हैं। मुझे याद है मैं बचपन में थी तभी हमारे यहाँ एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आया था बाजू वाली औरत के लिए। तो वो चाची जी ने उनको बोला कि आपने तो यूनिफॉर्म पहना नहीं है, मैं कैसे जान लूं कि आप पुलिस ऑफिसर है। तब उन्होंने अपना बेल्ट बताया, जो बेल्ट पे नंबर होता है। अगर आप हेड कांस्टेबल या किसी कांस्टेबल का है, उनके बेल्ट पे एक नंबर होता है। तो यही पहली गाइडलाइंस डीके बसु की यही कहती है, जो ओवरऑल जनरल मैन एंड वुमेन दोनों के लिए अप्लाई होती है। और ये गाइडलाइंस अभी तक चली हुई है कि उनका जो टैग है, उनका जो नेम टैग है, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड द पर्टिकुलर ऑफ सच पुलिस पर्सनल हु हैंडल इंट्रोगेशन ऑफ द अरेस्टी मस्ट बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर। नेक्स्ट है मेमो, वेरी इंपॉर्टेंट, मेमो ऑफ अरेस्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड टाइम ऑफ अरेस्ट। इसको अरेस्ट मेमो भी बोलते हैं, अरेस्ट पंचनामा भी बोलते हैं। दिस मेमो शुड हैव द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट, कितने समय आरोपी को उसको अरेस्ट किया है। दिस मेमो मस्ट बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु मे इधर बी फैमिली मेंबर। कई बार आपने देखा होगा कि अगर अरेस्ट पंचनामा, अगर आप पुलिस स्टेशन गए, आपके सामने आरोपी को अरेस्ट किया गया, तो आप उसके वकील भी तो आपको बोलते हैं आप साइन कीजिए कि हम मैडम ये अरेस्ट पंचनामा, आप प्लीज साइन कीजिए और आप बोलिए कि इन्होंने आपने इनको अरेस्ट किया हुआ और आपको इंफॉर्मेशन दे गई। तो हो मोस्टली फैमिली मेंबर्स का सिग्नेचर लेते हैं। अगर फैमिली मेंबर्स अवेलेबल नहीं है तो ऐसे समय में लॉयर का भी सिग्नेचर लेते हैं, या करीबी दोस्त है उसका भी सिग्नेचर ले सकते हैं, या कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द लोकालिटी। कई बार ऐसा तो किसी का कोई नहीं होता उस जगह पे, तो कोई जो सोशल वर्कर है उसको भी बुलाते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन से द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंट्रोगेटेड इन कस्टडी in a police station or interrogation center or other lockup has a right to have a relative, friend or well-wisher informed as soon as practicable of the arrest and place of detention or custody. अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उसका आसपास कोई नहीं है, तो फोन से उसके रिलेटिव को, फ्रेंड को इन्फॉर्म करना है कि आपके फला फला व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, और इसकी जानकारी देना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट गाइडलाइंस है वेयर द फ्रेंड और रिलेटिव और पर्सन अरेस्ट lives outside the district,
जिला के बाहर है, टाइम एंड प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ द कस्टडी मस्ट बी, कहाँ पर अरेस्ट किया। कई बार पुलिस बोलती है कौन से लॉकअप में रखा है, जानकारी नहीं देती है। ऐसे समय में देखिए गाइडलाइंस आपको बहुत जानकारी है, मतलब ये जो डीके बसु की गाइडलाइंस है ये सबको हमको बाय हार्ट होनी चाहिए। आई एम रीडिंग इट पर्पसली ताकि यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि ये अगर हमको ये गाइडलाइंस पता है। कई बार पुलिस बंदी कौन से लॉकअप में रखा है हमें पता नहीं, नो नो, डीके बसु का गाइडलाइंस बोलता है कि आपको बताना ही बताना है। ये तीसरी गाइडलाइंस है। फोर्थ है वेयर अ फ्रेंड और रिलेटिव पर्सन अरेस्ट लिव आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, टाइम एंड प्लेस ऑफ अरेस्ट, वेन्यू कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय पुलिस विद इन 8 to 12 hours आफ्टर अरेस्ट, मतलब 8 से 12 घंटे में बताना है। दिस शुड बी डन बाय टेलीग्राम, जो पुराने जमाने में होता, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटी एंड द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुलिस स्टेशन। अब तो व्हाट्सएप है, फोन है, ये बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तो वो भी हो सकती है। Next guideline said the person arrested should be told of the right to have someone inform of the arrest as soon as the arrest or detention में. This is in concern with the previous guidelines कि जो पर्सन अरेस्ट है उसको कहना चाहिए कि तुमको क्यों अरेस्ट किया गया है, जितना जल्दी उसको बताना। अगर डिटेंशन भी है, देखिए डिटेंशन और अरेस्ट में फर्क है। डिटेंशन ऐसा होता है कई बार जानकारी निकालने के लिए डिटेंशन कहते हैं कि सच में वो आरोपी है कि नहीं, लेकिन अरेस्ट ये बहुत ही अलग है। लेकिन डिटेंशन और अरेस्ट का दोनों का गाइडलाइंस यही बोलता है कि उसको जानकारी होनी चाहिए कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट है एन एंट्री मस्ट बी मेड इन द डायरी। कभी कभी आपने सुना होगा स्टेशन डायरी आणली का, जब भी आप पुलिस स्टेशन में डायरी, एन एंट्री मस्ट बी मेड इन डायरी एट द प्लेस ऑफ डिटेंशन अबाउट द अरेस्ट, द नेम ऑफ द पर्सन इन्फॉर्म, किसको इन्फॉर्म किया, कौन सी फैमिली को। पुलिस ऐसे नहीं कह सकती कि नहीं नहीं हमने इनकी फैमिली को बता दिया, उसकी उसको अरेस्ट किया है तो उसकी फैमिली को किसको बताया, उसके रिलेटिव को किसको बताया। नेम एंड पर्टिकुलर ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन हुज कस्टडी द पर्सन अरेस्ट, ऐसे नहीं कि कौन से साहब के पास, कौन से पुलिस वाले पास अरेस्ट किया है, वो कौन से किसकी कस्टडी में है, कौन से ऑफिसर की, ये भी बताना जरूरी है। दिस शुड बी इंक्लूड डिटेल्स ऑफ ऑल इवेंट्स फ्रॉम पुलिस ऑफिसर्स लिविंग पुलिस स्टेशन अरेस्ट to bringing the arrestee to the custody. It includes details all police officer involved, mode of transportation including detail, अगर उसको कौन से व्हीकल में ले जा रहे हैं ये भी जानकारी, जीप से लेके गए, ऑटो से लेके गए, टैक्सी से लेके गए। It should also disclose the name of the next friend of the person who has been informed of the arrest. फिर रिपीट वही बात है कि अरेस्ट की जानकारी कौन से फ्रेंड को दी गई है, कौन से रिलेटिव को दी गई है। नेक्स्ट गाइडलाइंस कहती है द पर्सन बीइंग अरेस्टेड कैन रिक्वेस्ट अ फिजिकल एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब उसको अरेस्ट होती है या तो उसको घबराहट होती है, उसका बीपी बढ़ जाता है, और कई बार आप पुलिस स्टेशन गए नॉर्मल में, मुंबई में ये देखा गया है कि उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के बिना वापस हाजिर नहीं करते कोर्ट में, मेडिकल रिपोर्ट हमेशा मांगते हैं। माइनर और मेजर इंजुरीज इफ एन इशूड बी रिकॉर्डेड, क्योंकि कई बार होता है कि ऐसा बोला कि पुलिस ने मारा, तो पुलिस के लिए भी ये सेफ रहता है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है जिसको भी अरेस्ट किया जाता है। द इंस्पेक्शन मेमो, इसको इंस्पेक्शन मेमो, पहले हमने देखा अरेस्ट मेमो, नाउ इंस्पेक्शन मेमो should be signed by the person arrested as well as the arresting police officer. A copy of this memo must be given to the person arrested. अब जो पर्सन अरेस्ट किया, हमने तो कहा कि एफआईआर की कॉपी भी देनी जरूरी है लेकिन नहीं दी जाती, तो उसको जो ये अरेस्ट मेमो होता है, इंस्पेक्शन मेमो होता है, जो मेडिकल रिपोर्ट है, उसकी कॉपी देनी बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है द अरेस्टी मस्ट हैव अ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय अ क्वालिफाइड डॉक्टर एवरी 48 आवर्स। जब भी किसी को भी डिटेंशन में रखा जाता है, एवरी हर मतलब दूसरे दिन उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है। This should be done by a doctor who is on the panel of the approved doctors, which must be constituted by director of health services of every state or union territory director health services। मतलब वो बड़े लेवल पे होगा, ऐसा नहीं कि मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है जब भी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज लिखा गया है तो। नेक्स्ट है टोटल 11 गाइडलाइंस है। कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द अरेस्ट मेमो हैव टू बी सेंट टू द एरिया मजिस्ट्रेट या इलाका मजिस्ट्रेट। जो आप नॉर्थ में आएंगे तो उसको इलाका मजिस्ट्रेट, तो हमारे यहाँ एरिया मजिस्ट्रेट, तो अंधेरी का अंधेरी कोर्ट में जब भी एफआईआर रिकॉर्ड होती है, मेमो रिकॉर्ड, अरेस्ट मेमो रिकॉर्ड होता है, तो अरेस्ट पंचनामा, इसकी कॉपी तुरंत ही नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भेजने की हमने फला फला व्यक्ति को अरेस्ट की फॉर इज रिकॉर्ड, और ये 24 घंटे के अंदर भेजनी है। द अरेस्टी हैज अ राइट टू मीट अ लॉयर ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन ऑल्दो नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन। थोड़े समय के लिए उसके वकील को बुलाया जा सकता है, ऑफकोर्स पूरी समय हाजिर नहीं रहने देगा, लेकिन उसको वकील से मिलने की पूरा अधिकार है। कई बार हमको पुलिस अलाउ नहीं करती है, हमको मिलने का अधिकार है, इंट्रोगेशन में पूरी तरह बैठने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, देयर शुड बी पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट हेडक्वार्टर वेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अरेस्ट एंड प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ द पर्सन अरेस्टेड must be sent by arresting officer. This must be done within 12 hours of the arrest.
The control room should prominently display the information on notice board. आपने कभी भी देखा हो जो वॉकी टॉकी होती है या फिर पुलिस के कंट्रोल